आज हम चर्चा करेंगे कि चाइना जिस तरीके से एग्रेसिव हो रहा है, भारत को हर जगह वो एक तरीके से प्रेशर में लेने का उसका टैक्टिक्स रहा है। हालांकि डोकलाम के मामले में वह वहां से उसको पीछे भी हटना पड़ा, और जो भारतीय सेना है उसने 73 दिन वहां पे जो चला दोनों सेनाओं के बीच में, उसके बाद में उनको चाइना की सेना को वापस वहां से जाना पड़ा। लेकिन उसके हौसले इतने बढ़े हुए हैं कि वह कभी नेपाल को आगे करता है और कभी खुद भी आके भारतीय सीमा में जो है प्रवेश कर जाता है, कभी उसके हेलीकॉप्टर दिखने लगते हैं। आखिर में उसकी समस्या क्या है? अचानक जो है ये सारी गतिविधियां वो क्यों कर रहा है? हालांकि जो मिलिट्री बेस रहा है उसका वो हमेशा से भारत को डिस्टर्ब करने का प्रयास करता रहा है, लेकिन अब इस समय जो गतिविधियां हैं उसकी, वो इन सब चीजों से अलग है। लद्दाख में उसने अपनी सेनाओं की तैनाती कर दी है, भारतीय सेना ने भी तैनात कर दिया है। लेकिन पहले वो एग्रेसिव मोड पे था, अचानक वो शांति की बात करने लगा है। तो ये बदलाव कहां से आ रहा है और ये इन सबके पीछे क्या है? ये तो हम लोग देख रहे हैं कि सेनाएं हैं, आमने सामने हैं, और इतने पक्षों की वार्ता हो चुकी है, इतनी मीटिंग्स हो चुकी है दोनों सेनाओं के जो भी अध्यक्ष हैं। यहाँ भारत में जो है सीडीएस की मीटिंग हो चुकी है, और मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह ने भी मीटिंग में पार्टिसिपेट किया है। लेकिन जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, चाइना आखिर में चाहता क्या है? क्योंकि वो तो उसको पता है कि वो सीधे युद्ध कर पाने की स्थिति में नहीं है। और जो इसमें एक और तथ्य निकल के आ रहा है कि अभी तक अमेरिका चाइना को निशाने पर लेता रहा है हमेशा, ये वायरस के चलते जो है, कोविड-19 कोरोना वायरस के चलते चाइना को निशाने पर लेता रहा है। इवन कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा, इसको वुहान वायरस की संज्ञा दी थी, उसका नाम दिया था। लेकिन अब जब भारत पूरी तरीके से मुस्तैद है और मुंहतोड़ जवाब दे रहा है चाइना को, तो इसमें अमेरिका कह रहा है कि हम इसमें बीच में मध्यस्थता कर सकते हैं। तो ये क्या है, सारा सिनेरियो क्या है, इस बारे में हम आपसे शिव कुमार द्विवेदी जी जानना चाहते हैं, क्यों हो रहा है ये सब? धन्यवाद राजू जी। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अभी चाइना ने अपना एक स्ट्रेटजिक यानी मनोवैज्ञानिक बढ़त बनाने का प्रयास किया, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण कोरोना वायरस है। जो कोरोना वायरस उसके यहाँ से चला, और जब हम देखेंगे कोरोना वायरस को लेकर के जैसे अमेरिका आक्रामक हुआ, और देश का एक दुनिया का एकमात्र देश अमेरिका है जिसने चाइना वायरस की बात करी है, और किसी की हिम्मत नहीं हुई जो चाइना वायरस की बात करे, और पहले दिन से ही डोनाल्ड ट्रंप उसको चाइना वायरस कह रहे हैं। अब बात आती है कि ये स्ट्रेटजिक मनोवैज्ञानिक दबाव एलएसी पे क्यों बना रहा है मतलब चाइना। चाइना डोकलाम में इससे ज्यादा अच्छी स्थिति में था। अगर हम बात करें पैंगोंग की और गलवान नदी की, गलवान नदी के उस तरफ देखा जाए तो चाइना ने कुछ कंक्रीट के टेंट बना रखे हैं, यानी कि स्थायी वहां पर उन्होंने सारी चीजें कर रखी हैं। और ठीक वही स्थिति अगर उसके अपोजिट बात करते हैं भारत की सेना की, तो भारत का वहां री सबसे अधिक है, राशन की सामग्री अधिक है, और चौड़ी चौड़ी रोडें भारत की बनी हुई है जो पहाड़ों तक, टैंक तक हम ले जा सकते हैं, साथ में और चीज। तो ये देख के उसको घबराहट होती, पहली चीज। और सामरिक स्थिति में आज भारत ने लगभग 76 पूर्वी इन्फेंट्रियर की रोडें बना लिया 2014 से लेकर के, और अब तक अभी 61 रोडें और प्रस्तावित हैं जो बनने को तैयार बैठी हुई हैं। साथ में हमने वहां पर लगभग 61 पुल और बना लिए हैं, और हमने भी 60 कंक्रीट के बंकर बना लिए वहां पर हमारी। और वो जो अगर हम देख पाए, अगर सैटेलाइट के थ्रू उसको देखते हैं, तो हम ये देखते हैं कि एलएसी के 5 किलोमीटर अंदर हमने ऐसा किया, और 1.5 किलोमीटर तक भी हमने ऐसा कर दिया, उसको एक लिंक रोड भी हम दे रहे हैं। तो अब जो चाइना देख रहा है कि हम बहुत तेजी से, हमारी बीआरओ काम कर रही है तिब्बत सेना के साथ मिलकर के, हम इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ध्यान दे रहे हैं। आज ब्रह्मोस जैसी चीजें वहां पर हमने तैनात कर दिया है, जो कि उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल और लद्दाख घाटी से जो जुड़ती सीमा चाइना से जुड़ती है, वहां हम बहुत सामरिक स्थिति बहुत मजबूत हो चुके हैं, बहुत ही मजबूत हो चुके हैं। तो एक तो चाइना को यह अखरता रहता है कि भारत दिन पर दिन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है जैसे वो करते थे, पहली चीज। दूसरी चीज, अब बात आती है कोरोना की वजह से वो एक स्ट्रेटेजिक गेम खेल रहा है। स्ट्रेटेजिक गेम में क्या कर रहा है चाइना ने, अभी आप सुनोगे डब्ल्यूएचओ के चेयरपर्सन के रूप में भारत को चुना गया, और भारत की तरफ से ये कहा गया कि एक प्रस्ताव लाया गया कि साहब कोरोना की जांच होनी चाहिए। अब जांच होने पे 6 देशों ने इस प्रस्ताव को रखा, जिसमें अमेरिका है, ब्राजील है, ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया है, और मजे की बात कि रशिया जो इनका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है चाइना का, वो इसका सह प्रस्तावक बना है, वो भी हमारे साथ आ गया। तो एक तो ये छटपटाहट उनकी है। दूसरी, जो इसकी जांच एजेंसी बनने जा रही है और जो जांच एजेंसी काम करने जाएगी, उसमें चाइना का जो नंबर 1 शत्रु है वो है ताइवान।
उस ताइवान को भी भारत ने रखने की बात कर दी। अब ताइवान से 1980 में और 79 और 80 के करीब में इनका युद्ध हुआ था। अब तक की चीन ने दुनिया में, भारत सिर्फ 2 ही युद्ध किए हैं चीन ने, एक 62 में भारत के साथ किया और 79 और 80 में उन्होंने ताइवान के साथ किया। भारत दुर्भाग्य से वो युद्ध हम हार गए थे किन्हीं कारणों से, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना जबरदस्त नहीं था और हम ये समझ भी नहीं पाए थे कि चाइना हम पर अटैक कर देगा, क्योंकि हमारा एक उस समय हिंदी चीनी भाई भाई का नारा नेहरू जी लगा रहे थे, तो लग रहा था कि नहीं साहब ये हमारा एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, हमारे साथ काम करेगा। और उसी का नतीजा आया कि अंतिम तक जो उनके रक्षा मंत्री थे कृष्णा मेनन, वो ये बताते रहे साहब चीन हमारे साथ है, चीन हमारे साथ है, और चीन ने अटैक कर दिया। यानी अगर उस समय भी हमें पता होता शायद ये स्थिति ना आती। अब बात आती है कि साहब वो जो एजेंसी जाएगी उसमें ताइवान होगा पहला काम। दूसरी चीज, डब्ल्यूएचओ का चेयरपर्सन भारत बना और रशिया को साथ लेकर के आया। तीसरी चीज, अगर कोरोना वायरस की जांच में यह सिद्ध हो जाता है कि कोरोना वायरस की वजह से पूरे दुनिया में चाइना की वजह से कोरोना वायरस फैला, तो आपको ये बताना चाहूंगा राजीव जी कि चाइना एक ऐसा मुल्क है जो पूरे दुनिया में उधार बांट रखा है उसने, और बड़े बड़े मुल्कों को दे रखा है, यहां तक कि अमेरिका को सबसे अधिक उधार दे रखा है उसने। अगर ये सिद्ध होता है तो ये सारे देश एक हो जाएंगे और अरबों रुपए का उनका जो फंड है, अरबों रुपए का पैसा जो है वो कोई देने को तैयार नहीं होगा। सब ये कहेंगे भाई आपकी वजह से इतनी दिक्कतें हुई, हम पैसा वापस नहीं करेंगे। तो चाइना को इसका डर है, इसीलिए उसने एक स्ट्रेटेजिक बढ़त बनाने का प्रयास किया और भारत पे दबाव बनाने का प्रयास किया। भारत की नहीं, तो सरकार ने ये नहीं समझ में आ रहा है कि जो जांच एजेंसी बन रही है तो उसमें तो जी रशिया भी है, अमेरिका भी है, ये जो बड़े देश हैं ये सब भी है, तो वो भारत के ऊपर दबाव बना के क्या करना चाहता है? देखिए उसकी लीडरशिप भारत के हाथ में है, भारत के हाथ में उसकी लीडरशिप है चेयरपर्सन के रूप में। दूसरी चीज उसका ये मानना है कि अगर भारत अगर अपना पोजीशन चेंज करता है तो अमेरिका और रशिया भी उसी के अनुसार बात करना शुरू कर देंगे। समझिए आप पूरी बात। और आज ग्लोबल देखा जाए तो अभी चाहे कोरोना काल का समय रहा हो, एक पावर लूपिंग एक वो हुआ था, क्या नाम है, सर्वे हुआ, उसमें भी 90% लोगों ने दुनिया में माना कि कोरोना से सबसे अच्छा अगर किसी ने फाइट किया तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। तो आज की स्थिति में दूसरा, नरेंद्र मोदी जी ने स्ट्रेटेजिक प्रहार करना शुरू कर दिया। जैसे उन्होंने एलएसी पे भी कल ही बयान आपने देखा होगा कि उन्होंने अपने बयान वापस लेने शुरू किए। उनके राजदूत ने कहा ये अवसर है चाइना और उसके बीच में, तो वो यूं ही नहीं कहा। भारत ने 3 बड़े कदम उठाए। पहला, उन्होंने तिब्बत को लेकर के अमेरिका से बात किया कि तिब्बत को स्वतंत्र कराया जाए, ये पहला काम, जो अंदर खाने बात हुई और बाद में निकल के भी आ जाएगी 1-2 दिन के अंदर। पहला, उन्होंने तिब्बत पर जो ये कहता है उन्होंने अधिकार जमा रखा है, तिब्बत को लेकर भारत आक्रामक हो गया। दूसरा, भारत ने कहा कि अब व्यापार बराबर का होगा, अब ये नहीं होगा कि 68.7 अरब डॉलर का व्यापार आप करें और हमारी कंपनियां सिर्फ 16.8 का करें, तो ये व्यापारी घाटा भी उन्हें बहुत महंगा पड़ सकता है। दूसरी चीज, अभी आपने देखा होगा कि जो हमारी जो री इन्फोर्समेंट है यानी सेना की, वो उनसे ज्यादा है। अगर उन्होंने 100 वहां पर अपने सैनिक भेजे तो हमने वहां पर 300 सैनिक भेज दिए, उन्होंने जब 1000 भेजे तो हमने 4000 भेज दिए, यानी डिपुटेशन भी हमने ज्यादा कर दिए। यानी हम आक्रामक स्थिति में है, लड़ने की पूरी मुद्रा में है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आज की डेट में चाइना बढ़त बनाने का प्रयास कर रहा है। दूसरी चीज आपको बताऊं कि चाइना की स्थिति जो है, अभी 600 कंपनियां भारत के कांटेक्ट में, अगर आज आपने पढ़ा होगा समाचार पत्रों में, 600 कंपनियां, वहां की एक वॉन्स लेंस करके कंपनी है जो यूपी में आने जा रही है। तो हर तरफ से भारत उन पर अटैक कर रहा है, हर तरफ से भारत उनसे मोर्चा लेने को तैयार है। और जो भी सीपेक की बात अभी आपने करी थी, सीपेक जो बना रहे हैं वो चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर गलियारा, वो गिलगिट और बल्टिस्तान से होके जाता है, ये भी एक बड़ी चीज है। जो कि भारत कहता है ये पाक अधिकृत कश्मीर हमारा हिस्सा है और ये भारत का अभिन्न अंग है। ऐसी स्थिति में वो ये नहीं चाहते हैं कि भारत कोई एक्शन ले और जाकर के वहां पर कब्जा करे, तो जो उनका स्वर्णिम प्रोजेक्ट है वो खत्म हो जाए। और ऐसी स्थिति में भी वो ये भारत ने पीओके में जब से भारत जो है एग्रेसिव हुआ है कि पीओके हमारा हिस्सा है, हम उसको लेंगे, और हम जी खबरों में ये भी देख रहे हैं कि ये जो पीओके के जितने भी एरियाज हैं वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ एक माहौल भी बन रहा है, लगातार वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। तो क्या ये भी चाइना को डर हो सकता है कि जो अरबों रुपए उन्होंने खर्च करके जो प्रोजेक्ट वहां पे बनाया, हो सकता है वो भी बेकार हो जाए? नंबर एक ये। और दूसरी चीज ये है कि जो नेपाल को वो भेजता है, सिक्किम के जरिए जो सामान भेजता है, अगर सिक्किम में भारत ने वहां के बंदरगाहों को रोक दिया और चाइना के सामानों को आना रोक दिया, तो नेपाल में भी उनका बिजनेस जो है ठप हो सकता है चाइना का। और जो बहुत बड़ी मार्केट है नेपाल में, अगर सबसे ज्यादा सामान अगर कहीं से जाता है तो चाइना का ही जाता है। तो ये सारी क्या दिक्कतें हैं चाइना के सामने कि पहले तो वो लड़ने को होता है, भारत को उकसाता है, लेकिन उसके बाद में जब ये समझ में आता है कि ये 1962 वाला भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है, ये सीधे सीधे चुनौती भी देता है, लड़ता भी है और पछाड़ता भी है।
तो क्या ये सारी समस्याएं भी चाइना के सामने हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। अभी आपको बताऊँ कि एचडीएफसी बैंक में वहाँ के अली बाबा ने 8% शेयर लिया। भारत के बीएसई और ऐसे सेंसेक्स में बताना पड़ता है, अगर कोई 8% से ऊपर आपका पार्टनर होता है तो बताना पड़ता है। और ये कोरोना काल में चाइना ने भारत के साथ ही नहीं किया, ऐसे बहुत देशों में उन्होंने काम करने का प्रयास किया कि हम इकोनॉमी को अपने हाथों में ले लें, दुनिया की इकोनॉमी को। तुरंत भारत ने एक रेज़ोल्यूशन पास किया और इमीडिएट कैबिनेट ने उसको अध्यादेश दिया, शायद आपने सुना भी होगा कि उस अध्यादेश में ये कहा गया कि सार्क देशों में और भारत के पड़ोसी मुल्क या जो भी बाहर के मुल्क हैं सीमाओं से लगे हुए, वो अगर भारत में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे भारत सरकार की परमिशन लेनी होगी। पहले वहां पटका उन्होंने चाइना को, फिर अभी प्राइस वार क्या नाम है व्यापार में भी कल पीयूष गोयल जी ने कहा कि नहीं साहब ऐसे व्यापार नहीं चलेगा, अब बराबर की हिस्सेदारी होगी। तो उनको दिक्कतें पे दिक्कत आती चली जा रही। दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट भारत है, तो पैसा सबको प्रिय है साहब, चाहे जो भी हो, हम हो या आप हो चाहे जो हो। रही बात पाक अधिकृत कश्मीर की, जहां वो सी पैक करने की बात कर रहे हैं, गिलगिट ग्वादर बंदरगाह फ्री में पाकिस्तान ने दिया साहब, क्योंकि उनकी जमीन थी नहीं, उन्होंने ग्वादर बंदरगाह को चाइना को दे दिया। ग्वादर बंदरगाह ऐसा जगह है जो सामरिक रूप से भारत को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है, जहां पे उसने अपने रडार तक फिट कर दिए हैं। अगर पाक अधिकृत कश्मीर पे हम आगे बढ़ते हैं और उसको अपने साथ लेते हैं तो लगभग 6 मुल्कों से हम जुड़ेंगे, जिसमें ईरान है, किर्गिस्तान है, बटलिस्तान और भी कई तान है। तो इन सबको मिला करके हम 6 मुल्कों के संपर्क में चले जाएंगे। आज भारत की स्थिति 62 की नहीं रही। 62 की स्थिति ऐसी थी कि हमारे पास वेपन्स नहीं थे उतने अत्याधुनिक। और मजे की बात मैं यहाँ बताना चाहूंगा राजीव जी कि 62 में जब चाइना से हमारा युद्ध हुआ तो अमेरिका हमारे साथ था, समझिए। अमेरिका हमें अच्छा, एक आपको इसमें इसमें इंटरप्ट करूंगा। अभी जी मेरी जानकारी में ये आया कि जब 62 में इंडो चाइना वार हो रहा था, तो जी उस समय भारत ने अपने जो है ये वायु सेना का इस्तेमाल करने के बजाय अमेरिका से गुहार लगा रहे थे। ये जी जी अमेरिका के पास जाके कह रहे थे कि आप जो है हमें जो है हमारी सहायता करिए और चाइना से लड़ने में। इसमें ये भी बताया गया, अभी मैं एक क्लिप देख रहा था, रिटायर्ड जनरल ब्रिगेडियर का था, वो कह रहे थे कि ये इन्होंने अपनी जो सेना थी उसका इस्तेमाल ही नहीं किया, ये चाइना बार बार अमेरिका के पास में जा रहे थे, इस वजह से हमें जो है उसमें डिफीट खाना पड़ा। तो क्या अब क्या स्थितियां हैं? नहीं, 62 की जो स्थिति थी वो बिल्कुल अलग थी। उस समय नेहरू जी, मतलब कहना नहीं होगा, मतलब देश के प्रधानमंत्री थे, बड़े प्रधान, हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे। उन्होंने वहां स्ट्रेटेजिक रूप से और सामरिक रणनीति के रूप से वो बिल्कुल फेल हो गए थे। वहां पर फेल होने के पीछे कारण क्या था? जब हमारे पास सेना ने अटैक किया, अभी आप ध्यान से अगर आप कभी सिक्किम या कहीं घूमने जाते हैं नॉर्थ ईस्ट एरिया में, तो वहां वो लोग आपको इंडियन बोलते हैं साहब, और अपने को कहते हैं मैं सिक्किम का हूं, मैं मेघालयन हूं, मैं अरुणाचली हूं, मैं ऐसा हूं। ये भाव पैदा करने का, जो विरोध का भाव पैदा करने का काम 1962 में हुआ था। और वो किसने किया था? वो नेहरू जी ने किया। नेहरू जी ने क्या, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन आपने सुना होगा, जो वेस्ट बंगाल में आता है। न्यू जलपाईगुड़ी 7 सिस्टर स्टेट में घुसने का रास्ता है। और वो 7 जब उन्होंने वहां पर हमला किया चाइना ने हमारे ऊपर, तो नेहरू जी ने पूरी फोर्स को बुला करके न्यू जलपाईगुड़ी पे लगा दिया और कहा इधर उनकी सेना इंटर नहीं करनी चाहिए। आप सोचिए कितना बड़ा मूर्खतापूर्ण निर्णय था, आप सोचिए। और वहां के लोगों में ये आ गया कि भारत की सरकार हमारी सरकार नहीं है, ये किसी दूसरे की सरकार है। ये भी उस समय आया। 62 के बाद चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात शुरू हो गई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होना चाहिए, तीनों सेनाओं में समन्वय होना चाहिए और सही से हम युद्ध कर सके। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की डिमांड 1963 में की गई। और मजे की बात 2019 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हमें बिपिन रावत जी के रूप में मिले, वो भी मोदी जी की सरकार ने दिया। और 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ, तब भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात हुई कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मिलना चाहिए। उससे हम सेना के बीच में समन्वय होगा कि कहां पर हम क्या करेंगे, हमारे पास रसद कितने हैं, हमारे पास वेपन्स कितने हैं, कौन से नए वेपन्स हमें चाहिए, कौन से नहीं चाहिए। ये सब चीजें करने के लिए हमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की जरूरत थी, जिसमें कांग्रेस डरती थी कि कहीं तख्ता पलट पाकिस्तान की तरह ना हो जाए। उसने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ देने की सोची ही नहीं। और 99 में जो रिपोर्ट दी गई थी, वो जो इसमें विदेश मंत्री हमारे हैं माननीय एस जयशंकर जी, उनके पिताजी उस समय उन्होंने दी, ये समिति बनी थी उनके नेतृत्व में, और सुब्रमण्यम जी ने दी थी, समझिए आप। तो कहने का मतलब यह है कि हम कितने पीछे रहे, सोचिए आप। जो 6 साल में हम कर पाए, अभी ग्लोब 70 करके एक हेलीकॉप्टर है, हमारे विमान उतर तक नहीं पाते थे चाइना की सीमाओं पे, समझिए आप। हमारे पास एरोड्रम नहीं था, हमारे पास वहां पर प्लेन उतरने के लिए कोई एयरपोर्ट्स नहीं थे। आज की स्थिति यह है कि हम वहां पर ब्रह्मोस मिसाइल तैनात कर रहे हैं, त्रिशूल कर रहे हैं, नाग कर रहे हैं, साथ में हमारे एयरक्राफ्ट वहां पर उतर रहे हैं। अभी जो राफेल हमारे पास आया है, उस राफेल को पूर्वी और नॉर्थ कमान पे लगाया गया है। पूर्वी मतलब वो पाकिस्तान को देखेंगे, और उधर वो चाइना को नॉर्थ कमान पे लेके गए हैं। यानी अगर देखा जाए तो सामरिक रूप से भारत बहुत तगड़ा है। आज की स्थिति में अगर चाइना हमसे युद्ध करता है तो वो लोहे के चने चबाने जैसी स्थिति होगी उसकी, और वो हर तरह से हमसे डिफीट खाएगा, क्योंकि आबादी भी हमारी बहुत अच्छी है, इकोनॉमी भी हमारी बहुत अच्छी है, और कूटनीतिक स्तर पर जो दुनिया में यूरोपियन यानी
पश्चिम के जो बड़े देश हैं हम सब साथ में हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, वियतनाम, इजराइल, ये टेक्निकल जो देश हैं वो सब साथ में, और इसमें से लगभग लोगों के साथ हमने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखी है, यानी हम एक दूसरे के साथ साथ चलने की बात हम कर रहे हैं। तो आज की स्थिति में चाइना की स्थिति बहुत ही बुरी है, और चाइना हमसे कहीं भी टक्कर लेने की हैसियत में नहीं है, और वो अगर लड़ता भी है तो उसको बहुत बड़े नुकसान झेलने पड़ेंगे, यानी कि 68 अरब डॉलर का जो व्यापार हमारा हो रहा है उसका भी घाटा उसे सहना होगा, ये तय है। अच्छा, इसमें अचानक ये अमेरिका कहाँ से, जो उसका माइंडसेट था वो कहाँ से चेंज हो गया? पहले वो अटैकिंग हुआ करता था चाइना के प्रति, अब जो है वो कह रहा है कि नहीं ठीक है, वो हम दोनों से बात कर सकते हैं, मध्यस्थता कर सकते हैं। ये क्या अचानक चेंज क्यों आ रहा है? देखिए, ट्रंप को लेकर के गंभीरता इसलिए नहीं लेनी चाहिए क्योंकि एक बड़े पत्रकार ने व्हाइट हाउस में ट्रंप से पूछा, जिसमें मोदी जी गए हुए थे, आपको ध्यान होगा लास्ट ईयर, तो मोदी जी बैठे थे, तो मोदी जी ने ये एलएसी की घटना या चाइना और इंडो की जो समस्या थी उसको चर्चा करना शुरू किया। तो उसने कहा, तो ट्रंप ने ये कह दिया, मतलब ये ऐसी खबरें हैं जो खबरों में नहीं आती हैं, ये एक पत्रकार ने अपने कॉलम पे लिखा था। तो उन्होंने कहा कि साहब वहां पर, मतलब वो अमेरिकन पत्रकार ने कॉलम पे लिखा, फिर इंडियन पत्रकार ने उसको ट्रांसलेट किया। अब तो अमेरिकन पत्रकार ने पूछा कि साहब ये चाइना की समस्या जो भारत की है उस पर क्या बोलेंगे, और मोदी जी वहां बैठे हुए थे, उनकी प्रेस चल रही थी, साथ में ही जो ज्वाइंट प्रेस होती इन लोगों की। तो उन्होंने कहा, क्या बात करते हो, चाइना का बॉर्डर भारत से कम मिलता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की जो आप सोच सकते हैं कि ट्रंप की कितनी नॉलेज है, मतलब इन सब चीजों को लेकर के। तो ट्रंप ऐसे बयान दिया करते हैं, वो पाकिस्तान पे भी बयान दे रहे थे, चाइना पे भी बयान दे रहे हैं। दूसरी चीज, ट्रंप को भी ये लगता है कि ट्रंप सबसे बड़े कर्जदार हैं चाइना के, दुनिया का जो सबसे बड़ा कर्जदार है वो अमेरिका है। अगर चाइना ने अपने बॉन्ड वापस लिए और अभी तुरंत पैसा मांग लिया तो अमेरिका की भी हालत खराब हो जाएगी, मतलब अमेरिका की स्थिति खराब हो जाएगी। तो सभी लोग अपने अपने हर फायदे को देख रहे हैं। ऐसा नहीं है, जैसे भारत को बहुत मना किया उन्होंने कि S-400 टैंक मत लीजिए आप रशिया से, हम माने क्या, हमने भी लिया। तो इसको बहुत बड़ी परिप्रेक्ष्य में नहीं देखना चाहिए कि साहब अब तो अमेरिका हमारे अगेंस्ट हो गया, अब तो साहब भारत अमेरिका के अगेंस्ट हो गया, और ऐसा नहीं मान सकते हैं। वैसे भी आज का जो भारत है, आज की जो सरकार है, वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं, उसने अमेरिका से भी कई बार जो है दो टूक बात की है, और अमेरिका बिल्कुल से भी बिल्कुल नहीं दबने वाला है। तो जी। कई, चाहे बिजनेस की बात रहे, हाइड्रोक्लोरोक्विन देने की बात रही हो, अमेरिका ने जिस लहजे में कहा था, आखिर में भारत ने उनकी मदद की और उन्होंने थैंक यू भी बोला। तो अब वो स्थितियां भी नहीं है। लेकिन जो चाइना की स्थिति है, वो ये इस समय देखने लायक है कि वो सेनाएं भी तैनात कर रहा है, एग्रेसिव मोड पे भी जाता है, और सामने सामने जो है जब बोलने की बात आती है तो वो शांति की बात करता है। लेकिन जिस तरीके से जो महत्व बढ़ा है, भारतीय सेना इस समय पूरी तरीके से अटैकिंग मोड पे है, और साथ में सुरक्षित भी सेनाएं हैं, हर जगह तैनाती भी हो चुकी है। और एक तरफ ये भी है कि चाइना भी एक तरफ शांति की बात कर रहा है, दूसरा जो है और सेनाओं की तैनाती भी कर रहा है। लेकिन साथ में उसको रिटेलिएशन ये भी मिल रहा है कि भारत भी केवल बात नहीं कर रहा है, वो अटैक पे अटैक कर रहा है, और सबसे बड़ी जो बैकबोन है, वो इकोनॉमिकल है, वो भी तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है। और इसमें भारत काफी सफल हो रहा है, और जो चाइना का लहजा है वो भी बता रहा है कि चाइना पे इसका भरपूर असर पड़ रहा है। फाइनल कमेंट आपसे चाहूंगा शिव कुमार जी। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि हम लोग देश की आजादी से लेकर के आज तक हमारे दो नियर पड़ोसी मुल्क रहे हैं जिनसे हमारी संघर्ष हुआ, जिसमें एक से अभी तक संघर्ष होता आ रहा है, रोज आए दिन आतंकी घटनाएं घट रही हैं और हम लोग मारे जा रहे हैं। जिसमें कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने यह भी कहा कि अब तक लगभग 40,580 लोग मारे गए आतंकी घटनाओं में। आप समझिए मेरी बात। मैं चाइना को लेकर इस बात के लिए बहुत ही रेस्ट एश्योर्ड हूं और बहुत विश्वास है कि 62 के बाद एक भी कैजुअलिटी चाइना की तरफ से नहीं हुई हमारे बॉर्डर पे। ये एक बहुत राहत की बात है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि चाइना युद्ध की स्थिति में नहीं है, डोकलाम में बहुत अच्छी स्थिति में था, तब उसने युद्ध नहीं किया, तो आज की हैसियत उसकी हमसे युद्ध करने की नहीं है। और मैं ये फिर उसका पूरी बधाई देना चाहूंगा नरेंद्र मोदी सरकार को कि उसने पूर्वी इन्फेंट्रियर के नाम पे 2003 में जो सोचा गया था कि हम रोडे बनाएंगे, और 2014 तक उस पर कंकड़ नहीं डाल पाए थे, 2014 से लेकर के 2020 तक हमने ऐसी 107 रोडों को बनाया है, 4 लेन रोड किया है पहाड़ों पर जाकर के, जहां बार बार हमारी उनकी टकराव होते रहे हैं। तो मैं मानूंगा कि देश आज बहुत
बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण स्थिति में खड़ा है। देश के सैनिक बहुत जोश खरोश के साथ खड़े हैं और देश बहुत ही मजबूत स्थिति में, मतलब वो सारी चीजें और नहीं बताई जा सकती यहाँ पर आकर के कि और किन स्थिति में है। अभी जिस पैंगपोंग की बात हम कर रहे हैं, वहां हमने बहुत बड़ा वेयर हाउस एक बना रखा है, सोचिए आप। और वहां हमारी जो सेना का डिपुटेशन है, अगर आप देख लेंगे तो चाइना की हालत बहुत खराब है और चाइना के लोग युद्ध नहीं कर सकते हैं, वो युद्ध करने की कला भी भूल गए हैं। आपको फिर बता दूं, हम तो रोज आतंकियों से लड़ते रहते हैं, नक्सलियों से लड़ते रहते हैं, हमारे पास बहुत कला है। हम रोज रिटेलिएट करते हैं, कभी 26/11 देखते हैं, कभी राम मंदिर पे अटैक देखते हैं, कभी कहीं चच्छर धाम पे अटैक देखते हैं। तो हमारे लिए रोज का काम है, वो उनके यहाँ कुछ नहीं होता साहब, वो तो सिखवान प्रांत के अलावा कहीं कुछ नहीं देखते हैं। तो अभी हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं। भारत के लोगों को फिर से बोलना चाहिए वंदे मातरम। और ये मान लीजिए, चाइना ही नहीं, दुनिया की सारी आर्मी को टक्कर देने की हैसियत रखती है हमारी आर्मी। चाइना तो बहुत छोटी चीज है, हम दुनिया की किसी भी आर्मी को टक्कर दे सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आपने जिस तरीके से सारी बातों को रखा, पूरे जोश के साथ रखा, सबसे बड़ी बात ये है। और धन्यवाद। पूरी तरीके से आपने समझा दिया कि हम पहले कहाँ थे, 62 में कहाँ थे, 2020 में कहाँ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद सर।